Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all to the second online session 2020. As you all know that today is your biology class. So I hope you people are fine and fit and ready for your class. Let's move toward our class. As you know that we are discussing in chapter number 5, that is cell cycle. And in school classes you attend yesterday, you start chapter 5 cell cycle. You study about cell cycle. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेटा सेल साइकिल को डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास ये मुख्तलिफ इवेंट्स का एक मजमुआ है जिसमें से सेल गुज़रता है और अपने जैसे और सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए हमने पेरेंट सेल और डॉटर सेल की मदद से एक छोटे से डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि हमारे पास जो सेल पहले से एग्जिस्ट करता है उसको हम पेरेंट सेल का नाम देते हैं और जो न्यू सेल्स उससे बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स यानी जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात और हालात से सेल गुज़रता है और वो सेल इस काबिल बन जाता है कि अपने जैसे और सेल प्रोड्यूस करता है। इस पूरे अमल को, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे इवेंट्स को हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। फिर आपने सेल साइकिल के अंदर पढ़ा कि हमारे पास सेल साइकिल बेसिकली टू बेसिक फेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें आपने एक डिवीजन फेज़ पढ़ा था और एक आपने इंटरफेस पढ़ा था। तो आज हम इंशाल्लाह इंटरफेस को स्टार्ट करेंगे और इसके फिर सब फेजेस को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन रिकॉल कर देता हूँ सेल साइकिल का। हमने कहा था कि द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल। हमारे पास ऐसा इवेंट जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली होता है। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 में आपने सेल्स के बारे में भी डिस्कस किया था और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को भी डिटेल में आपने पढ़ा था। यूकैरियोट्स के बारे में हमने कहा था कि ऐसे सेल्स जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हमारे पास पाए जाते हो, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आज हम सेल साइकिल का फेज नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज हमारे पास एक ऐसा फेज है जो डिवीजन फेज से पहले आता है। अगर आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 102 पे देखें गौर से, तो वहाँ पे एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आपके सामने आ जाएगी सेल साइकिल की, जिसमें आप देख सकते हैं एक सर्कल बनाया गया है। साइकिल असल में इस सर्कल शेप को हम कह सकते हैं, जिसमें ये देखिए कंप्लीट सेल साइकिल दिया गया है। और फिर देखिए इस सेल साइकिल को 2 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देखिए G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये 3 हमारे पास इंटरफेज के सब फेजेस है। और डिवीजन फेज अगर हम देखें तो यहाँ देखिए हमारे पास माइटोसिस और यहाँ पे मयोसिस में हमारे पास इसको डिवाइड किया गया है। तो फिर सेल डिवीजन जो है वो 2 तरीक़ों से होता है, या तो माइटोसिस होगा या मयोसिस होगा। और इंटरफेज जो है वो हमारे पास 3 फेजेस रखता है। इंशाल्लाह हम इन तीनों को भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे लंबा, सबसे बड़ा फेज़ जो है, जिसमें सेल सबसे ज़्यादा वक्त डिवाइड होने से पहले गुजारता है, तो वो फेज़ हमारे पास इंटरफेस कहलाता है। और ये कब स्टार्ट होता है? इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। ये हमारे पास एक सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से लेकर, यानी उसके ख़त्म होने से लेकर दूसरे सेल डिवीजन के स्टार्ट होने तक जितना भी दौरानिया है, उन सब के सब को हम इंटरफेस कहते हैं। हम यूँ कह सकते हैं इंटरफेस एक ऐसा फेज़ है जिसमें सेल डिवाइड होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने अंदर वो तमाम चेंजेस लाता है, वो तमाम चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है। अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसमें, आगे इसके सब फेजेस क्या है, तो वो हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, इसको ज़रा समझ लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो। सबसे पहले ड्यूरिंग द इंटरफेज एक सेल कैसे होता है हमारे पास, उसका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस। और फिर देखिए आप न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस हमने बनाया है, और इसके साथ साथ आप देखिए हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिसको हमने क्रोमेटिन लिखा हुआ है। क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिक फाइबर इन्हें हम कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्रोमोसोम ही है। जो आप ऐसे विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्रा करते हैं ना, तो ये हमारे पास वो क्रोमोसोम ही है। बट ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता, ये हमारे पास डिवीजन फेज में फिर विजिबल होता है। सो हमारे पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क है
वो बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम ही है, बट अभी कंडेंस फॉर्म में है, स्पिंडल फॉर्म में है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में है। फिर इवेंट्स ऑफ इंटरफेज में सबसे पहले जो इवेंट आता है हमारे पास उसको हम कहते हैं G1 फेज, और G स्टैंड्स फॉर गैप। गैप का मतलब क्या होता है हमारे पास कि कोई फासला, कोई वक्त, ठीक है ना। ये हमारे पास फिर लॉन्गेस्ट फेज है और सब फेज है इंटरफेज का। जैसे हमने कहा कि इंटरफेज जो है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। अब सेल साइकिल के अंदर फिर दो बड़े फेज आए, तो जिसमें हम इंटरफेज डिस्कस कर रहे हैं। अब इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज वो G1 फेज है। G1 फेज में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सेल ग्रो इन साइज, सेल अपने साइज में इजाफा करता है, इसकी साइज में वेरिएशंस आती है, चेंजेस आती है। बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल चेंजेस से क्या मुराद है कि उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स है उसकी प्रोडक्शन होती है, उसकी सिंथेसिस होती है। फिर क्या होता है, प्रिपेयर डॉटर सेल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का लफ्ज़ क्या है, इसको पहले समझ ले। और डीएनए हमारे पास क्या है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास हेरिडेटरी मटेरियल है, ठीक है, जो कि कैरेक्टर्स जितने भी हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। तो ये हमारे पास जेनेटिक हेरिडिटी कैरी करता है। तो डीएनए की रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन मींस के डीएनए की कॉपीज बनती है, वो डिवाइड नहीं होता। ये आपने बात याद रखनी है अपने जहन में। डीएनए रिप्लिकेशन से मुराद के डीएनए जो है उसकी कॉपीज निकलती है, फोटो कॉपीज निकलती है, एग्जैक्ट कॉपीज निकलती है, डिवाइड नहीं होता। और फिर क्या होता है, एंजाइम्स और आरएनए और राइबोसोम्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स हमारे पास बेसिकली प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जो कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ये हमारे पास ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ख़ुद उसमें कंज्यूम नहीं होते। फिर से सुने, एंजाइम्स क्या है, दे आर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बेसिकली हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें एंजाइम्स का होना ज़रूरी होता है। राइबोसोम हमारे पास क्या है, सो दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास वो सारे चेंजेस है और इवेंट्स है जो ड्यूरिंग द G1 फेज सेल के अंदर होते हैं। फिर सेकंड फेज इंटरफेज का हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एस फेज, एस फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर केमिकली, जब किसी चीज़ की केमिकल प्रिपरेशन होती है, या सिंथेसिस को हम सिंपली टू प्रिपेयर का लफ्ज़ जो है इसके लिए यूज़ करते हैं। फिर इस एस फेज के अंदर सेल में कुछ इवेंट्स, कुछ चेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम। अपने क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं करता, ये बात मैंने आपको बार बार बताई, ठीक है। डिवाइड नहीं होगा बल्कि उसकी डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होगी, उसकी कॉपीज बनेगी, एग्जैक्ट कॉपीज उसकी निकलेगी, ठीक है। तो सेल सबसे पहले क्या करता है, अपने अंदर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, अपने क्रोमोसोम की कॉपीज निकालता है। फिर सेल ग्रो इन साइज, और उसकी ग्रोथ में कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहता है उसकी साइज में, और डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और एंजाइम्स को हमने डिफाइन किया कि एंजाइम्स हमारे पास क्या है, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है। और इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 हमारा पूरा एंजाइम पे है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, विच स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है, और बेसिकली दे आर प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एंजाइम हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में भी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और उन सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स का होना ज़रूरी है। तो एस फेज में एंजाइम की भी सिंथेसिस या प्रिपरेशन होती है। फिर लास्ट जो हमारे पास स्टेज होता है इंटरफेस का, दैट इज कॉल्ड G2 फेज। G2 फेज जो है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड बिगिनिंग ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से शुरू होने से फ़ौरन पहले जो इवेंट होता है वो G2 फेज होता है। इसमें सेल क्या क्या करता है, तो सबसे पहले प्रिपेयर प्रोटीन्स, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 4 में एक ऑर्गेनील पढ़ा था एनिमल सेल के अंदर, जिसको हमने सेंट्रियोल कहा था, और हमने आपको बताया था कि इसका काम सेल डिवीजन के दौरान आएगा।
ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन है। और ये स्पिंडल फाइबर्स, ये जो आपको सेल के अंदर ये क्रोमोसोम की डिवाइड फेज में जब उसकी डिवीजन होती है तो उसके साथ ऐसे दागानुमा स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े दागे अटैच होते हैं जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं हमारे पास, जो प्रोटीन्स है। और इनका फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, इन पे पुल प्रेशर एग्जर्ट्स करते हैं ताकि इनको अलहदा किया जाए, डिवाइड किया जाए, और सेल डिवीजन के दौरान इनको अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है वो सिंथेसिस उसकी होती है और मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनते हैं, तो प्रोटीन में माइक्रोट्यूब्यूल आया। फिर क्या है, ऐसे स्पिंडल फाइबर जो है ये फिर सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम की जो एग्जैक्ट कॉपीज़ निकलेगी, और उसमें जब क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाएगा या अलहदा किया जाएगा तो उसके लिए स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और इन पे फुल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इनको अपने रिस्पेक्टिव पोल्स तक पहुंचाते हैं। सेंट्रियोल्स आर आल्सो रिप्लिकेट एंड मूव टूवर्ड एंड्स ऑफ द न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स क्या है, ये हमने कहा एक ऑर्गेनील है जो कि कहाँ पे, एनिमल सेल में पाया जाता है, और जिससे स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प देते हैं। तो अब देखिए, क्रोमोसोम जब हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल से डिवीजन फेज में इंटर होता है तो फिर उस दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम आपके पास ऐसे विजिबल स्ट्रक्चर में आता है जिसमें क्रोमेटिड, और जिस पार्ट पे ये दोनों क्रोमेटिड अटैच है इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरफेस। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले इंटरफेस क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। और इसके अंदर क्या होता है, फिर मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, मुख्तलिफ फेजेस है, जिसमें G1 फेज़ है, एस फेज़ है और G2 फेज़ है। एस फेज़ जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, क्रोमोसोम की रिप्लिकेशन होती है, और मुख्तलिफ इंजाइम्स जो सेल के लिए ज़रूरी है वो होते हैं। G1 फेज़ ये सबसे लॉन्गेस्ट सब फेज़ है हमारे पास इंटरफेस का। इसमें सेल के साइज में इजाफा होता है, केमिकल चेंजेस आती है, और डॉटर सेल को डीएनए रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और आरएनए की प्रोडक्शन होती है हमारे पास। और लास्ट फेज हमारे पास क्या है, दैट इज G2 फेज, और इट इज़ द पीरियड बिटवीन कंप्लीशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस से लेकर सेल डिवीजन शुरू होने तक का प्रोसेस ये G2 कहलाता है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनते हैं। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल का हमने जिक्र किया जिसको हम स्पेंडल फाइबर कहते हैं, और सेंट्रियोल जो है उसमें भी डिवीजन होती है, वो रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं, हर एक सेल में इसकी एग्जैक्ट जो कॉपी है वो चली जाती है। सेंट्रियोल्स क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनील है जो सेल डिवीजन में हेल्प देता है। स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये हमारे पास वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन ही है जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को अलहदा करने में हेल्प देते हैं। और छोटा सा हमने एंजाइम का डिफिनीशन किया कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और जिसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी रिएक्शन को, किसी काम को तेज करे, खुद उसमें कंज्यूम ना हो, उसमें हिस्सा न ले, तो ऐसी चीज़ों को हम एंजाइम्स कहते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।